हाँ जी। ऑब्वियसली। तू क्यों बाहर जाएगा? प्लीज इधर। ये तीन वर्ड्स है, पहले इनके ऊपर फोकस करो। ठीक है। सीक्वेंस, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है। ये कोई पैटर्न फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है। या फिर 4 - 2 1/2 √2 एंड सो ऑन। रेंडम भी आ सकता है। वन ले लो। ठीक है। ये रेंडम भी हो सकता है। ठीक है। कोई पर्टिकुलर पैटर्न भी फॉलो हो सकता है, रेंडम भी हो सकता है। अगर तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ठीक है। प्रोग्रेशन क्या होता है? कोई पर्टिकुलर वे से जब कोई चीज प्रोग्रेस करती है तो उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। अब वो एडिशन का भी, एडिशन के थ्रू भी हो सकता है, एपी बन जाएगा। सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी हो सकता है, एपी बन जाएगा। मल्टीप्लीकेशन के थ्रू भी हो सकता है, जीपी बन जाएगा। डिवीजन के थ्रू भी हो सकता है, जीपी बन जाएगा। राइट। तो एचपी कैसे बनता है? देखो, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है अगर वो न्यूमरेटर में हो रहा है तो वो बनेगा एपी। अगर वही एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर डिनोमिनेटर में हो जाए तो बन जाता है एचपी। मतलब रेसिप्रोकल, जो एपी की टर्म्स का रेसिप्रोकल होता है वही हमारा क्या बन जाता है? एचपी। ठीक है। अच्छा। और सीरीज क्या होता है? सीरीज होता है सम ऑफ द टर्म्स। तो सारी की सारी टर्म्स का जो सम होता है, इस सम को हम क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। ठीक है। एंड प्रोग्रेशन की टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली, या सीक्वेंस की टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली A1 A2 A3 सोल्टेल ए, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, जो समीशन ए आई है वो हमारा एसएन होगा। दैट इज A1 + A2 प्लस सोल्टेल ए। राइट। अभी तक ना हमने एपी देखा ना हमने जीपी देखा, ये इन जनरल चल रहा है ना। सारी की सारी टर्म्स का सम को हम एसएन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, ये इसका पिछला आ गया an - 1। अब ये चीज जो जाएगी, ये क्या जाएगा हमारा n - 1 टर्म तक का सम। तो वो आ जाएगा Sn - 1 प्लस Sn - 1 प्लस an, दैट इज n टर्म्स का सम, दैट इज Sn। तो इसको इधर ले जाओ। तो an क्या आ गया? Sn - Sn - 1। यानी कि n टर्म्स का सम का जो भी फॉर्मूला होगा उसमें से n - 1 टर्म्स का सम का फॉर्मूला अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा हमें n टर्म मिलेगा, चाहे वो एपी हो, चाहे वो जीपी हो, चाहे वो एचपी हो, चाहे वो कोई स्पेशल सीरीज भी हो, फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। हमेशा ये वाली चीज हमेशा वैलिड है। Sn - Sn - 1 इज an। ठीक है। अब एपी की डेफिनेशन क्या है? कि अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ही कांस्टेंट आ जाए, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी, देन दैट प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एपी। ठीक है। तो मतलब an - 1 nth टर्म इन जनरल माइनस उसके पिछली वाली टर्म, अगर ये चीज कांस्टेंट आ जाए, राइट, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। तो देखो, इसको इधर ले जाओ। तो an क्या आ गया? an - 1 प्लस डी। मतलब पिछली वाली टर्म के अंदर डी ऐड करके अगली वाली टर्म मिलेगी। ठीक है। तो A1 के अंदर डी ऐड करोगे A2 मिल जाएगा, A2 के अंदर डी ऐड करोगे A3 मिल जाएगा, A3 के अंदर डी ऐड करोगे तो, राइट, अगले अगली वाली टर्म मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। तो इसलिए A1 A2 A3 सोल्टेल जो an - 1 an है, कैसे लिखा जाएगा? अगर ये a है तो डी ऐड करो A2 आ जाएगा तो a प्लस डी, फिर डी ऐड करो तो a + 2d, फिर डी ऐड करो सोल्टेल, लास्ट में a + n - 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा आ गया nth टर्म, एपी का nth टर्म, a + n - 1d आ गया हमारा। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना जरा, जो समीशन होता है, राइट, समीशन ए आई। तो समीशन ए आई का मतलब क्या जाएगा? A1 + A2 + सोन टिल an, ये जाएगा।
राइट। एपी जीपी एचपी स्पेशल सबके ऊपर ये चलेगा। समीशन का मतलब ही क्या होता है? एंड मतलब सब, कहां से लेके कहां तक वो समीशन के अंदर मेंशन होगा। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो मतलब वन से लेके एन तक है, राइट। अब इस ये जो चीज है ना, ये हमारा एपी जीपी एचपी एंड स्पेशल सबके अंदर चलेगा। तो एक बार ये पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज हम लगा के देखेंगे साथ साथ में। तो देखो, समीशन ए आई ये आ गया, लेकिन के टाइम्स ए आई। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा के ए वन प्लस के ए टू प्लस टिल के ए एन। तो ये के टाइम्स आ जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस टिल ए एन। तो दैट इज के टाइम्स समीशन ए आई आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कांस्टेंट समीशन के साथ लगा हुआ है, राइट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समीशन ए आई हो जाएगा। सिंपली क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, जैसे 2n का समीशन करना है, तो 2 बाहर आ जाएगा, समीशन n हो जाएगा। इसका मतलब ये था, ठीक है। अच्छा, लाना लिख दे रहा। सेकेंड, ए आई प्लस बी आई समीशन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे समीशन जो है वो क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा समीशन ए आई प्लस समीशन बी आई। एंड अगर सब्ट्रैक्शन है तो सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी चलेगा, राइट। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन के अंदर अलग अलग नहीं होगा। नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। डिवीजन के अंदर भी नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। ये चीज क्लियर हुई? श्योर। अब इनके रूल्स क्या है? समीशन ऑफ कांस्टेंट, इसका मतलब है सी प्लस सी प्लस सी प्लस टिल सी एन टाइम्स क्या आ जाएगा? एन सी, ठीक है। समीशन एन 1 + 2 + 3 + टिल एन क्या आ जाएगा? एन इंटू n+1/2। समीशन एन स्क्र 1 स्क्र + 2 स्क्र + 3 स्क्र टिल n स्क्र क्या आ जाएगा? n इंटू n+1 × 2n+1/6, ठीक है। एंड सिमिलरली समीशन एन क्यूब 1 क्यूब + 2 क्यूब + टिल n क्यूब। तो ये होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ये जाएगा। ये क्लियर हुआ, राइट। अब इनका यूज कैसे करेंगे हम? देखो, हमारे पास एन टर्म आ चुकी है ए एन, राइट। अब यहीं से हाँ जी, हमारे पास एन टर्म आ चुकी है ए एन, इसी का समीशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? एस एन, यही था, राइट। तो क्या आ जाएगा? एस एन दैट इज समीशन ए। अब एडिशन के ऊपर अलग हो जाएगा, तो प्लस समीशन n-1 × डी। अब समीशन किसका हो रहा है? n का। n की वैल्यू 1 2 3 4 so टिल बढ़ रही है ना, तो n के अलावा बाकी सब कुछ क्या कंसीडर करेंगे हम? कांस्टेंट। तो a जो है मतलब समीशन c की तरह एक्ट करेगा, राइट। तो क्या आ जाएगा? ये a+a+a+a so टिल n टाइम्स, तो क्या आ जाएगा? na प्लस ये d बाहर आ जाएगा, और ये समीशन n माइनस समीशन 1 अलग अलग हो जाएगा। तो na प्लस d इंटू समीशन n क्या आ जाएगा? n इंटू n+1/2 माइनस n। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखो, इसको भी कर दो, तो n/2 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 कॉमन, इधर बचा 2a, ठीक है। इधर बचेगा nd प्लस डी, एंड इधर माइनस, अच्छा सॉरी, n+1 - 2 है तो n-1 आ गया ना, तो d इंटू n-1। तो डायरेक्टली आ गया हमारे पास एस एन, दैट इज 2a + n-1 इंटू डी। और इसी के अंदर a को अलग अलग करके a+a करके, तो जो a+n-1 डी जाएगा वो क्या आ जाएगा? लास्ट टर्म। तो एस एन क्या चला जाएगा? n/2 इंटू a प्लस एल।
इस तरीके से कुछ नोट करना कर लो। जल्दी कर ले जल्दी। देखो प्लीज इधर। तो अगर ये एपी है A1 से लेके AN, तो अगर स्टार्टिंग से इस तरफ देखूंगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा मेरा A1, और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, D प्लस जी होता जा रहा है। और अगर इस तरफ आऊंगा तो फर्स्ट टर्म ये एक्ट करेगा और कॉमन डिफरेंस क्या एक्ट करेगा, एक्जेक्टली उल्टा, -G। ये क्लियर है। अब इधर से बिगनिंग से केथ टर्म ली, वो क्या आ गई, A प्लस के माइनस 1D। और इधर से अगर मैंने केथ टर्म ली, केथ टर्म फ्रॉम द एंड, वो क्या आ जाएगा, इधर से फर्स्ट टर्म एक्ट करेगी AN, तो AN प्लस पोजिशन -1, सॉरी K-1 आना, K-1 इंटू डी, डी क्या आएगा, -G। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो K-1 इंटू डी माइनस ऑफ K-1 इंटू डी, ऑब्वियसली कटके क्या बचेगा, A1 प्लस AN। यानी कि kth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द एंड, इनका सम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर होगा, हमेशा हमेशा हमेशा। ये चीज क्लियर रही, सिर्फ एपी में ऑब्वियसली। तो सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ये सबका सम हमेशा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर रहेगा। जीपी में एक्चुअली में क्या होगा, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द इक्विडिस्टेंट टर्म्स, वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बराबर होगा। एचपी में रेसिप्रोकल्स का सम, ठीक है ना, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये, राइट। अब देखो इस चीज का फायदा क्या है, इस चीज का फायदा ये है, जल्दी कर ले यार, आ गया बस। उसको एन लिखना है, एल लिखना है, लास्ट टर्म एन लिख ले या एल लिख ले। तो देखो अब अगर मेरे को सम का फॉर्म, सम निकालना है फिर से, राइट, तो मैंने क्या किया, इसको फ्लिप करके लिख दिया, तो क्या बन जाएगा, an -1 टिल A1। अब इनको ऐड कर दिया, क्या आ जाएगा इधर, 2s। ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आ जाएगा सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, ये आ जाएगा थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड सो ऑन टिल चलता रहेगा nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड। अब इन सबका कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का सम किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये भी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी फर्स्ट टर्म, n टाइम्स, तो n टाइम्स आ जाएगा a प्लस l। तो s क्या आ गया, n/2 इंटू a प्लस l। तो ये भी तरीका होता है हमारे पास सम को निकालने, सम ऑफ n टर्म्स को निकालने का, फ्लिप करके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दिया, राइट। तो फ्लिप करने से हुआ क्या, भैया जो लास्ट वाली थी वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गई, अब ऐड करूंगा तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐड होगी, फ्लिप किया तो सेकंड वाली टर्म जो उधर सेकंड लास्ट टर्म जो थी वो सेकंड टर्म पे आ गई, सेकंड पोजीशन पे आ गई, ऐड किया तो सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट पोजीशन वाली टर्म जो है वो ऐड हो रही है, इस तरीके से होगा। क्लियर हुआ, श्योर, चलो कर लो, जल्दी कर लो, क्या रखना, ठीक है। मान लो हमारे पास n टर्म्स है और एक पर्टिकुलर टर्म है, राइट, जिसकी स्टार्टिंग से हमें पोजीशन दे रखी है और उसकी एंड से पोजीशन निकालनी है, या फिर एंड से पोजीशन दे रखी है, स्टार्टिंग से पोजीशन निकालनी है। मान लो वो बोला है जैसे टोटल टर्म्स हमारे पास 237 है, तो जो स्टार्टिंग से 87 पोजीशन पे उसकी एंड से पोजीशन क्या होगी, या फिर जो एंड से 87 पोजीशन पे उसकी स्टार्टिंग से पोजीशन क्या होगी। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ एनी टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग
फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, राइट। अब इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान लो हम पांचों लाइन में, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम मी। अब अक्षित की जो पोजीशन होगी, स्टार्टिंग से वो क्या हो जाएगी सेकंड, लेकिन पीछे से क्या हो जाएगी फोर्थ। अब जब मैं अक्षित की पोजीशन गिनूंगा, स्टार्टिंग से गिनूंगा पीछे से, स्टार्टिंग से गिनूंगा उसको मैंने काउंट कर लिया। देखो किसी भी चीज की पोजीशन क्या होती है, उसके आगे कितने लगे हैं प्लस उसकी खुद की पोजीशन, यही होता है। उसके आगे कितने लगे हैं प्लस उसकी खुद की पोजीशन। अब जब अक्षित की मैं स्टार्टिंग से पोजीशन गिनूंगा तो उसके आगे कितने लगे हैं प्लस उसकी पोजीशन, फिर पीछे से जब काउंट करूंगा तो उसके पीछे जितने लगे हैं प्लस उसकी पोजीशन। तो इस चक्कर में हुआ क्या, उसकी खुद की पोजीशन दो बार काउंट हो गई, राइट। जैसे ये पांच है, एक दो तीन चार पांच, इधर वाले सारे के सारे काउंट करने हैं प्लस इसकी खुद की पोजीशन, जब स्टार्टिंग से पोजीशन काउंट करनी है, पीछे से करनी है तो ये सारे के सारे काउंट कर लिए प्लस इसकी खुद की पोजीशन। तो इस चक्कर में हुआ क्या, पिछले वाले और अगले वाले सारे के सारे काउंट कर लिए, बट इसकी खुद की पोजीशन कितनी बार काउंट कर ली, दो बार। तो इसलिए किसी भी टर्म की पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग एंड पोजीशन फ्रॉम द एंड, ये हमेशा किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस वन के। क्योंकि टोटल टर्म्स तो सारी की सारी आ गई, लेकिन खुद की पोजीशन उसने एक बार एक्स्ट्रा काउंट कर ली तो प्लस वन, राइट। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये एपी जीपी एचपी स्पेशल सीरीज सबके लिए काम करेगा। क्या, पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग प्लस पोजीशन फ्रॉम एंड, इनका सम हमेशा टोटल टर्म्स प्लस वन के बराबर होगा। हमेशा ये टोटल टर्म्स प्लस वन के बराबर होगा, प्लस वन। तो इधर भी इसकी काउंट हुई, इधर भी काउंट हुई, तो इसके अंदर माइनस वन क्यों होगा, उसके अंदर प्लस वन होगा ना, उसके अंदर प्लस वन होगा ना, काउंट हो गई इधर, इधर माइनस कर दो उधर जाके प्लस वन हो गया, माइनस करेगा तो इधर करेगा। ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो पीछे से अगर पोजीशन दे रखी है, राइट, मान लो वो बोला अगेन 237 टर्म्स है, टोटल टर्म्स, राइट। वो बोल रहा है कि जिसकी एंड से पोजीशन है 87, उसकी फ्रंट से पोजीशन क्या होगी वो निकालना है। तो क्या करेंगे, फ्रंट से पोजीशन प्लस 87, दैट इज इक्वल टू 237 प्लस वन, तो उसकी फ्रंट से पोजीशन पता चल जाएगी, बात खत्म। ये क्लियर है, चले, चलो अब देखो जरा, आ जाओ इधर। ये नहीं है कर सकते ऑब्वियसली, टोटल टर्म्स पता होनी चाहिए ना लाइन में कितने हैं, तो आगे से तभी जाके पीछे से देखेंगे ना पोजीशन। अगर टोटल टर्म्स ही नहीं पता तो कैसे देखेंगे आगे से, आगे से देख सकते हो पीछे से देख ही नहीं सकते, क्योंकि पता ही नहीं लाइन में कितने हैं, तो फिर कैसे देखोगे। हाँ जी, आ जाओ जरा सिनॉप्सिस पे, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स तक मैंने बता दिया। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिमेंबर दैट में लिखे हुए हैं, इनको ध्यान से देखो। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये तो क्लियर है, समीशन एन जिसको हम बोलते हैं, राइट। सेकंड पॉइंट क्या, सम ऑफ फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर्स दैट इज एन स्क्वायर। ये चीज ना जो पहले तीन पॉइंट्स हैं ये तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ओड नेचुरल नंबर्स आ गए, अब इनके एन टर्म्स का सम करना है, राइट। इनके एन टर्म्स का सम करना है, या तो इसका nth टर्म ढूंढो उसका समीशन कर दो, राइट, या तो एपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, राइट। अब एपी के अकॉर्डिंगली चलूंगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाय टू इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, तो टू, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, टू, राइट। अब ये दोनों का टू कॉमन आएगा, इस टू के साथ कटेगा, तो क्या बचेगा एन इंटू वन प्लस एन माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कटा तो क्या आ गया, एन स्क्वायर। खुद सोचो, पहले दो टर्म्स का सम क्या जा रहा है, करो जरा, फोर, टू का स्क्वायर। पहले तीन टर्म्स का सम क्या जा रहा है, नाइन, थ्री का स्क्वायर। पहले चार टर्म्स का सम क्या जा रहा है, 16, फोर का स्क्वायर। इस तरीके से, ये समझ में आया। और इसी के अकॉर्डिंगली पहले एन इवन टर्म्स का सम, टू, फोर, सिक्स, एट, इनका सम करना है, राइट। तो इनका सम क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाय टू इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, टू टू द फोर, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन, दैट इज एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज टू। अब इधर से टू कॉमन आया
इधर 2 बचेगा, ये से कटा, तो n इंटू 2 प्लस n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा n+1 इंटू n, तो दैट इज n स्क्र प्लस n। तो पहले इवन टर्म्स का सम आ जाएगा n स्क्र प्लस n, यही हमारा यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड पॉइंट लिख रखा है। ये क्लियर है? ठीक। अगला, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर एपी की टर्म्स को मैं ध्यान से देखूं तो उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है? सेम, कांस्टेंट, राइट, वो चेंज नहीं करता। इसका मतलब ये है कि एपी की टर्म्स को अगर मैं नंबर लाइन पे लगाऊंगा तो इक्वी डिस्टेंस के बाद वो आ जाएंगी नंबर लाइन पे, उनकी वैल्यू जो होगी वो इक्वी डिस्टेंस के बाद होगी। ये समझ में आ रहा है? राइट। अब अगर मैंने हर एक टर्म के अंदर प्लस के कर दिया तो क्या होगा? नंबर लाइन पे यही वाली जो टर्म्स है ये उठ के राइट साइड से प्लस के से शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा? स्टिल सेम। तो अगर मैंने हर एक टर्म के अंदर प्लस के कर दिया तो अभी भी वो रहेगी एपी, एंड कांस्टेंट डिफरेंस, डिफरेंस क्या रहेगा? सेम, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। अच्छा, अगर उठा के मैंने माइनस के कर दिया, मतलब उठा के मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, अगेन हर एक टर्म जो है वो माइनस के जरूर हो जाएगी, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सेम, क्योंकि वो जो डिफरेंस है हर एक टर्म का डिफरेंस, इसमें भी प्लस के होगा, इसके अंदर भी, तो दोनों के दोनों प्लस के से आगे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन दोनों के बीच का कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। यही चीज क्लियर हुई? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से ये टर्म्स लेफ्ट राइट शिफ्ट करेंगी, बट रहेगी वो एपी, एंड कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। और मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड करने से कॉमन डिफरेंस भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो एपी। एडिशन सब्ट्रैक्शन से कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई डिवीजन से कॉमन डिफरेंस जो है मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करने से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो एपी। ये चीज क्लियर हुई? राइट। आगे अगला देखो क्या बोल रहा है। अब फिफ्थ पॉइंट, अगर हमें थ्री टर्म्स लेनी है एपी में तो क्या लेके जाएंगे? ए, ए प्लस डी, ए माइनस डी, लिखा हुआ है सारा सिनॉप्सिस में। अगला, अगर चार टर्म्स लेके जानी है तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, बट अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना? 2d का, इसके अंदर डिफरेंस कितना था? d का, तो अगली टर्म निकालनी है तो 2d ऐड करना पड़ेगा, तो a प्लस 3d, पिछला निकालना तो a माइनस 3d, इस तरीके से चलेगा। राइट। तो याद रखना, जब भी मैं इसके अकॉर्डिंगली इवन नंबर ऑफ टर्म्स ले रहा हूं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो उन वो जो टर्म्स होती है एपी में उनका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है? 2d। और अगर मैं ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ले रहा हूं, 3 टर्म्स, 5 टर्म्स, 7 टर्म्स, उनका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है? डी। ये चीज ध्यान देना, ये बच्चे हमेशा डी लेके चले जाते हैं, ओड हो जाए इवन हो, वो गलत हो जाता है। इवन टर्म्स में हमेशा कॉमन डिफरेंस 2d होता है। राइट, ये वही चीज लिख रखी है यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख रखा है कि विद कॉमन डिफरेंस डी, विद कॉमन डिफरेंस 2d, विद कॉमन डिफरेंस डी, विद कॉमन डिफरेंस 2d एंड एक्सेट्रा, ये लिख रखा है ऑलरेडी मैंने। ये चीज क्लियर है? राइट। अगला, द सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये हमने प्रूव किया था हमने, kth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द एंड, इनका सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर रहेगा। अगला, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इवन, देन, अच्छा, बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स कहीं पर भी अगर इवन है तो उसको 2n लेके जाएंगे, ओड है तो 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 कॉरस्पॉन्डिंगली लेके जाएंगे। ये वही चीज लिख रखी है। अच्छा, फॉर एनी सीरीज tn यानी कि nth टर्म, दैट इज इक्वल टू sn माइनस 1, ये हमने स्टार्टिंग में देख लिया। राइट। n टर्म्स में से n-1 टर्म्स का सम माइनस कर दो तो हमें क्या मिलेगा? nth टर्म मिल जाएगा, बात खत्म। अगला, इफ एबीसी आर इन एपी, तो अगर एबीसी एपी में है तो इन दैट केस इनका डिफरेंस b माइनस है, इनका डिफरेंस c माइनस बी, ऑब्वियसली बराबर होगा। राइट। तो b को इधर ले आओ, a को इधर ले जाओ, तो 2b क्या आ जाएगा? a प्लस सी। राइट, ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के बराबर हो। ये चीज क्लियर हुआ? श्योर। लास्ट वाला जो 10th पॉइंट है वो एक्चुअली पॉइंट कम वो जाता है, एग्जाम्पल जाता है। ठीक है, वो एग्जाम्पल है, इसी का ही है। अच्छा, अब आओ अरिथमेटिक मीन पे। हम्म हम्म वो भी होगा, ऑब्वियसली होगा, वो भी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट टर्म भी हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा।
ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में कॉमन डिफरेंस भी होगा और फर्स्ट टर्म भी होगा। अब देखो अरिथमेटिक मीन, दो टाइप के मीन होते हैं। एक एवरेज, जिसको भी हम मतलब एवरेज को भी हम मीन ही बोलते हैं, राइट। अब जैसे क्लास के टेस्ट का एवरेज लेना है तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो इन दैट केस एम जो होगा स्टेटिस्टिकली इसको काउंट करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा समीशन ए आई, यानी कि हर एक टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज एन। ये आ जाएगा एक एम। बट इसके लिए जरूरी नहीं कि जिनका सम मैं कर रहा हूँ या जिन टर्म्स का मैं एवरेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ वो एपी में हो, ये कुछ भी हो सकती है टर्म्स, ये एपी में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्लास के टेस्ट के जो मार्क्स आते हैं उनका एवरेज निकालना, तो जरूरी है क्लास के टेस्ट के जो मार्क्स आ रहे हैं वो एपी में हो ना, कुछ जरूरी नहीं है, रैंडम भी हो सकते हैं। बस सम करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स करना, अपने आप उनका एवरेज आता है। ये क्लियर हुआ। अब अब आएगा अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने वाला। मतलब अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, वो बोल रहा है कि इसके अंदर एन नंबर्स को हमने इंसर्ट किया एंड उन एन नंबर्स को हम एम बोलेंगे तब जब ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, एपी में, राइट। तो अगर ये सारे के सारे नंबर्स एपी में हैं तब जाके ये जो एन इंसर्टेड नंबर्स हैं इन एन इंसर्टेड नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, एन एम्स, एन एम्स। तो देखो ये एन नंबर्स हैं, ये एक और ये दो, तो टोटल नंबर्स कितने आ गए, एन प्लस टू। यानी कि बी की जो पोजीशन है वो बी की पोजीशन क्या जाएगी, एन प्लस टू। मान लो इसका कॉमन डिफरेंस है डी, तो बी क्या आ जाएगा मेरे पास, फर्स्ट टर्म प्लस पोजीशन दैट इज एन प्लस टू माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी। ए को इधर ले आओ, तो बी माइनस ए दैट इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू डी। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। बिल्कुल, तो यहां से डी आ जाएगा। अब डी आने के बाद ध्यान से एक चीज चेक करो, ए वन क्या आएगा, डी ऐड कर दो दैट इज ए प्लस डी, ए टू ए प्लस टू डी, सो टिल ए एन ए प्लस एन इंटू डी, राइट। अगर मैं इसका केथ टर्म निकालू, मैडम जी ए वन जो है दैट इज नॉट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ऑफ ए वन इज एक्चुअली दी फर्स्ट ए एम बट द सेकेंड टर्म, इसलिए उसके अंदर ए प्लस डी आ रहा है। तो बच्चे जनरली यही कंफ्यूज करते हैं कि ए वन यार वो तो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, वो तो ए आना चाहिए, नहीं, ए वन ए नहीं है। अच्छा केथ मीन क्या आ जाएगा, ए प्लस के डी, क्या आ रहा है, ए प्लस के इंटू डी, क्या आ रहा है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक है, ध्यान से देखना, एन प्लस वन इंटू ए प्लस के बी माइनस के ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो ए का ए कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, एन माइनस के प्लस वन प्लस के बी, ये आ गया, हाँ है ना, ये समझे, राइट। अब इसको इंटरप्रेट करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। ये क्या लिख क्या रखा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो एपी की टर्म्स होती हैं वो नंबर लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद आएंगी, हाँ या ना। तो यार उनके ऊपर अगर मेरे को कोई भी मतलब रेशो दे रखी है तो कोई भी एक बीच वाली टर्म ढूंढनी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रूल तो लगा ही सकता हूं ना, राइट, सेक्शन फॉर्मूला तो चलेगा। तो ध्यान से देखो, देखो मान लो केथ मीन निकालना, राइट। अब केथ मीन जो है वो स्टार्टिंग से पहले तो ये बताओ, अगर मैंने तीन नंबर्स को प्लॉट किया, ये चार नंबर्स को, तो उसके बीच में कितनी स्पेसेस क्रिएट होंगी, तीन। तो टोटल कितने नंबर्स को प्लॉट किया है, एन प्लस टू, क्योंकि एन नंबर्स तो अंदर थे, एन इंसर्टेड मींस, और ये दोनों को ऐड करके एन प्लस टू, तो एन प्लस टू नंबर्स को प्लॉट किया तो अंदर कितनी स्पेसेस क्रिएट होंगी, एन प्लस वन।
राइट, n+1 स्पेस क्रिएट हुई। अच्छा अब देखो, ये ए, ये A1, ये A2, ये A3। तो ए थर्ड की अगर मैं बात करूं तो उसके पहले कितनी स्पेसिस आई? एक, दो, तीन। ए सेकंड की बात करूं उसके पहले कितनी स्पेसिस आई? दो। यानी कि ए के पहले कितनी स्पेसिस आएंगी? के। तो इधर आ गई के स्पेसिस। टोटल कितनी स्पेसिस थी? n+1। n+1 स्पेसिस, नंबर n+2 थे, स्पेसिस n+1 की। तो उसमें से के स्पेसिस चलेगी, बाकी कितनी बची? n+1। तो n-k+1, हाँ या ना? तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि जो के था एडमीन, वो एक्चुअली में ए एंड बी को के रेशो n-k+1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, हाँ या ना? तो क्या आ जाएगा? के इंटू बी प्लस n-k+1 इंटू ए डिवाइडेड बाय दोनों का सम। अब जब दोनों का सम करूंगा के कट के क्या आ जाएगा? ये लिख रखा है। ये रैंडम क्वेश्चन कहां से आया? ये क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली भी मैं कर सकता हूं भाई, प्लीज सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली भी चल सकते हैं, ये चीज समझे? बट हाँ अगेन, ये पता होना चाहिए कि टोटल टर्म्स अगर n+2 है तो उसके बीच में स्पेसेस कितनी होंगी? n+1। और केथ टर्म के पहले कितनी स्पेसेस आएंगी? के। तो बाकी जो बचेंगे उसके अकॉर्डिंगली रेशियो मेरे को निकालना है। ये छोटी छोटी चीजें मेरे को नोट करनी। क्लियर हुआ? यस। एक्चुअली में इनको नाम अरिथमेटिक मीन दिया गया है, ये एपी की टर्म्स है। जैसे एपी में मान लो 100 टर्म्स है, तो राइट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म छोड़ दे, बीच में जो 98 टर्म्स है, ऐसा कोई रीजन नहीं है, इनको बस एम बोला गया है क्योंकि ये एपी बनाते हैं और कुछ नहीं। ऐसा कोई इनका वो नहीं है। मतलब जनरली बच्चे मीन के साथ इसको ना वो रिलेट करते हैं कि यार मीन है क्या ये चीज, नहीं। क्योंकि हमें बचपन से एक ही मीन बताया गया, क्या? एवरेज। इसलिए हम वो चीज ना रिलेट नहीं कर पाते। बट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना? इसका नाम मीन है बट ऐसा कोई लेना देना नहीं। हाँ अगर 3 नंबर्स में लेके जाओ, मतलब एक ही मीन इंसर्ट किया है, तो एक्चुअली में वो जो एक मीन होगा वो वही बन जाएगा। ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। क्या हो रहा है यार? चलो, सर्दियों में वो भी चलता है। वो दो यार कहाँ है? तू क्या कर रहा है इसके साथ? अच्छा अब इनको ऐड कर दो। ठीक है। ठीक है, सम ऑफ एन एन्स क्या आ जाएगा? देखो, a+d, a+2d सोन टिल a+nd, इन सबको जब ऐड करूंगा तो a कितनी बार आ रहा है? n टाइम्स तो हो जाएगा na। प्लस d के अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या क्वेश्चन बनेगा? 1+2+3+4+ ऑन टेल n। तो आ जाएगा na प्लस d इंटू n+1/2। ये आ जाएगा, राइट? अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कर दिया, n/2, n/2। ठीक है, क्या आ गया? 2a प्लस n+1 इंटू डी। इधर से a के अलग किया तो a+n-1 इंटू डी क्या आ जाएगा? b क्या होता है अपना? a प्लस पोजिशन के n+2 -1 इंटू डी। तो b होता है अपना a+n+1 इंटू डी। तो ये जो a+n+1 इंटू डी है ये क्या है? b। तो मेरा बन गया a+b/2 इंटू n।
अब ये क्या बना, ध्यान से देखो, दो सिनेरियो लिए मैंने। ए एंड बी के बीच में मैंने एन एम्स को इंसर्ट किया, और दूसरे के अंदर मैंने सिंगल एम को इंसर्ट किया। तो ए एंड बी के बीच में एक सिंगल एम ए को इंसर्ट किया। अब सिंगल एम जो होगा वो क्या होगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाय टू, यानी कि सिंगल एम जो ए है वो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बाय टू। तो ये आ गया सिंगल एम बिटवीन टू नंबर्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने एन एम्स को इंसर्ट किया ए एंड बी के बीच में, तो उन एन एम्स का जो सम है वो एन टाइम्स सिंगल एम बिटवीन दोस टू नंबर्स के बराबर होगा। The sum of n aims between two numbers is equal to n times single aim between those two numbers. ये लिख रखा है यहाँ पे हमने, ठीक है। इंसर्ट टू इंसर्ट n aims between a and b की जो हेडिंग दे रखी है, उसके अंदर हमने वो डिफाइन कर दिया कि b की पोजीशन क्या है, d क्या आ जाएगा, राइट। उसके बाद सबका सम किया हमने, सबका सम करके क्या आ गया हमारे पास, n इंटू ए प्लस बी बाय टू। उसी को हमने लिखा है, हेंस द सम ऑफ n aims इंसर्टेड बिटवीन a and b is equal to n times the single aim between them। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? ऑनलाइन क्लियर है? बोलो बोलो। यस लास्ट वाले कॉर्नर वाले। कौन सी टर्म्स को ऐड कर रहा है? ए वन से एन, सम ऑफ एन एम्स कर रहा हूं बस, सम ऑफ ऑल द टर्म्स कर ही नहीं रहा मैं। ठीक है, क्लियर है ये? सम ऑफ एन एम्स ओनली, एन बी को हटा के। यहाँ में नहीं है, तो आ तो रहा है इक्वल। फिर वो बंद कर दे। तो क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? सर यहाँ पर पता नहीं क्यों मान रहे हो? खींच, क्या हो गया? खींच तो नहीं, यहाँ पर ये लाइट इतना बहुत कर रही है, पता नहीं वहां से आ रही है यहाँ से आ रही है। तो बाकी खींच रहे वो मिल जाएगी फोटो, टेंशन मत ले यार तू। क्या हो गया यार तेरे को? उसी पे आ रहा हूँ, ये हटा रहा था इसीलिए। देखो, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड, अब सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स बाय टू इंटू ए प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट। अब अगर मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं तो क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स एन बाय टू, फर्स्ट टर्म ए वन प्लस ए एन। अब मैं ए वन को क्या लिख सकता हूं, ए प्लस डी, एंड ए एन को क्या लिख सकता हूं, बी माइनस डी। है ना, ये लिख सकता हूं। तो क्या बन जाएगा इधर, एन बाय टू इंटू ए प्लस डी प्लस बी माइनस डी। ये आ गया फर्स्ट टर्म, ये आ गया ए वन एंड ए एन आ गया। अब डी डी कटेगा तो क्या आ जाएगा, एन इंटू ए प्लस बी बाई टू। ये बोल, आप कंफ्यूजन लेके बैठो, आप कंफ्यूजन लेके बैठो, आपके सामने दोनों तरीकों से प्रूव करके दिया मैंने। अगर मैं सारी की सारी टर्म्स का सम लेके जा रहा हूं तो इन दैट केस मेरे को क्या मिलेगा, एन प्लस टू बाई टू इंटू ए प्लस बी। दोनों में ये फर्क है, नंबर ऑफ टर्म्स का यहां पे फर्क पड़ेगा, यहां पे सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स का फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरा ए वन प्लस ए एन जो है वो ए प्लस बी के बराबर है, क्योंकि अगर सारे एपी में है तो सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, ऑब्वियसली वो ए प्लस बी के बराबर होगा। तो ए वन प्लस ए एन की जगह मैं ए प्लस बी डाल सकता हूं, इस चीज को समझो। ठीक है, क्लियर हुआ? चलें,
क्या हो गया? ठीक है, फोटो अगली बार ट्राइपॉड लेके आइयो। प्रोफेशनल कैमरा है, उससे ज्यादा मजा आएगा नहीं? हाँ, प्रोफेशनल कैमरा। अगला देखो यार, जीपी। तो जीपी के अंदर क्या होता है कि ए एन डिवाइडेड बाय ए एन माइनस वन, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होता है वो क्या होगा? कांस्टेंट। तो इसको हम क्या लेके जाते हैं? आर। तो एन क्या आ जाएगा? आर इंटू ए एन माइनस वन, मतलब पिछली वाली टर्म को आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगली वाली टर्म मिलेगी, राइट? तो इसलिए ये बन जाएगा ए, आर से मल्टीप्लाई करके ए आर, फिर ए आर स्क्र, फिर ए आर क्यूब एंड सो ऑन टिल ए आर की पावर एन माइनस वन। तो यहां से हमारे पास एन टर्म जो आता है वो आता है ए आर की पावर एन माइनस वन। अब इसके अंदर जो सम ऑफ टर्म्स निकाला जाता है, राइट, वो दो तरीके से आएगा हमारा। सॉरी, उसका जो मेथड है, नॉट नॉट दो तरीके, एपी के अंदर दो तरीके होते हैं। इसके अंदर जो तरीका होता है निकालने का, ध्यान से देखो, एस इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्र प्लस सोनटेल ए आर की पावर एन माइनस वन। दो टाइप का आएगा, एक एन टर्म्स का आएगा, एक इन्फिनाइट टर्म्स का आएगा, इन्फिनाइट जीपी जिसको हम बोलते हैं, राइट? अब इसका सम को निकालने के लिए, इनफैक्ट ये पैटर्न ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना, क्योंकि स्पेशल सीरीज के अंदर जो हमारा ईजीपी होता है, राइट, उसको भी सॉल्व करने का यही पैटर्न होता है हमारा। क्या? कि जो कॉमन रेशो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको पूरी की पूरी इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई कर दो कॉमन रेशो से, क्या आ जाएगा? आर इंटू एस, ये बन जाएगा ए आर, ये बन जाएगा ए आर स्क्र, सो इसके पिछली वाली टर्म बन जाएगी ए आर की पावर एन माइनस वन, और ये बन जाएगा ए आर की पावर एन। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करके एक्चुअली में ये सारी की सारी टर्म्स कट जाएंगी। तो क्या बचेगा? दिस माइनस दिस, एस कॉमन लेके वन माइनस आर, दैट इज इक्वल टू ए माइनस ए आर की पावर एन। तो ए कॉमन वन माइनस आर की पावर एन, तो एस की वैल्यू क्या आ गई? ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। तो ये आगे सम ऑफ एन टर्म्स, बट वी हैव टू मेक श्योर आर वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर अगर वन हो गया तो ये जीरो बाय जीरो चला जाएगा, राइट? और वैसे भी अगर आर वन हो गया, आर अगर वन हो गया तो एस माइनस एस करके एस तो बचेगा ही नहीं। तो इस पर्टिकुलर तरीके से मैं एस नहीं निकाल सकता अगर मेरा आर वन हो गया। और आर अगर वन हो गया, इन दैट केस क्या बनेगा? ये ए सारे ए बन जाएंगे ना, तो एन टाइम्स ए ऐड होके क्या हो जाएगा? एन ए। तो ये फॉर्मूला जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स का। ये क्लियर हुआ? कंफर्टेबल? इन्फिनिट जीपी। तो इन्फिनिट जीपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी जाती हैं? इन्फिनिट। तो ये बढ़ता जाएगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, सोन, ये जाता जाएगा इन्फिनिटी तक, राइट? अब इसके अंदर सम ध्यान से देखना है, ये चीज आर का मॉड अगर लेस देन वन है, यानी कि आर बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन है, तो इन दैट केस क्या होगा कि जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली आर का, वो जीरो टू वन के बीच बीच में होगा। और जीरो टू वन के बीच बीच के नंबर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी पावर अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, एंड इंफिनिटी पे जाके वो वैल्यू क्या बन जाएगी? जीरो। ये समझ में आया? तो इन दैट केस, ये दोनों केसेस के अंदर मेरा आर की पावर एन, एंड अगर मैंने लिमिट लगा दिया कि एन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये चीज किसकी तरफ जाएगी? जीरो की तरफ। तो इसी के अंदर मैंने क्या किया, एस इन्फिनिटी निकालने के लिए मैंने इधर आर के ऊपर एन के ऊपर लिमिट लगा दी, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये जीरो चला जाएगा। तो यहां पर तो वन इंटू ए, दैट इज ए ओवर वन माइनस आर। तो ये हमारा इन्फिनिट टर्म्स का सम आ जाएगा। याद रखना, ये अप्रोचिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती कभी भी। ये समझ में आया? इन्फिनिट टर्म्स का सम समझ में आया? क्लियर है? और आर अगर हमारा इसके अलावा कुछ और अगर है,
तो इन्फिनिट टर्म्स का हम सम नहीं निकाल सकते, डज नॉट एग्जिस्ट जाएगा, या तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा या तो माइनस, क्योंकि अगर वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली उनको ऐड करोगे तो इन्फिनिटी जाएगा, राइट। तो इन दैट केस हम डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे लिए अननोन है, तो हम डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। क्लियर है ये? अब आगे देखो जरा, जीपी के अंदर सम ऑफ एन टर्म्स हमने बोला, निकालने का पूरा तरीका भी मैंने बताया, आर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। और उसी के अंदर आगे एन, आर की पावर एन जो है वो जीरो की तरफ जाएगा, अगर आर मेरा क्या है, आर का मोड लेस देन 1 है, तो एस ऑफ इन्फिनिट क्या आ जाएगा, ए ओवर 1 माइनस आर। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखो जरा क्या लिख रखा है, कि if each term of a GP is multiplied or divided by the same non-zero quantity, then the resulting sequence is also a GP। क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म के अंदर आ रहा है ना, अगर मान लो जीपी की 3 टर्म है, उनको तीनों के टर्म्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, तो जब मैं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकालूंगा, वो जो भी जिससे भी मल्टीप्लाई किया तो वो कट जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास a1 a2 a3 सोन्टेल an है, तो मान लो k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो k a1 k a2 k a3 सोन्टेल k an, राइट। तो एन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो अभी भी क्या रहेगा, के ए एन डिवाइडेड बाय इसका पिछला टर्म क्या आ जाएगा, के ए एन माइनस 1, अभी भी के कट जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं के से कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, तो क्या बन जाएगा वो, अभी भी वो जीपी ही रहेगा, कॉमन रेशियो जो है अभी भी वो सेम रहेगा, वो फर्क नहीं आएगा। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे वो जीपी नहीं रहेगा, राइट। क्यों? क्योंकि अगर प्लस टू किया तो क्या आ जाएगा, ए एन प्लस टू डिवाइडेड बाय ए एन माइनस 1 प्लस 2, ये रेशियो बन जाएगा, और ये सेम नहीं, ये चेंज कर जाएगा। अच्छा, कौन से ऐसी सीक्वेंस है जो एपी भी है जीपी भी है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, या तो कॉमन, मतलब मान लो एपी का डिफरेंस 0 है, ये जीपी का कॉमन रेशियो 1 है, तो वो वाली जो पर्टिकुलर सीरीज है सिर्फ वही हमारी एपी भी है जीपी भी है, इसके अलावा और कोई नहीं। क्लियर हुआ? अच्छा, इसका सेकंड टर्म क्या लिख रखा है, वही है, तीन टर्म्स अगर जीपी में लेने हैं तो क्या लेने हैं, ए, ए आर, ए बाय आर, तो आर इसका कॉमन रेशियो होगा। और अगर चार टर्म्स लेने हैं, इसके अंदर भी आर स्क्वायर अब कॉमन रेशियो चला जाएगा, तो क्या आएगा अपना, ए बाय आर, फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ए आर आ जाएगा, फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ए आर क्यूब, आर स्क्वायर से डिवाइड करके ए बाय आर क्यूब, इस तरीके से जाएगा। एंड सिमिलरली 5 टर्म 6 टर्म लेने हैं इसी तरीके से। वो तो जनरल तो ले ही सकते हैं, ऐसे एपी में भी ले सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, सो ऑन, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, एपी और जीपी के इनके अंदर, ठीक है। अब इन सबका प्रोडक्ट करोगे, ये कटेगा, राइट। तो कई बार होता है कि हमें दिया होता है प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स ऑफ जीपी, 4 टर्म्स आर इन जीपी एंड उनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो जब मैं प्रोडक्ट करूंगा एक वेरिएबल एग्जैक्टली कट हो जाएगा, तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, अपने पास दो वेरिएबल निकालने ना, ए ना, इन दैट केस तो एक वेरिएबल की डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब अगर मैं 3 नंबर एपी में लेके जा रहा हूं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, एंड पैरेलली ए माइनस डी, ए प्लस डी, इन दोनों में फर्क ये है कि इन तीनों का सम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, इन तीनों का सम कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब सॉरी, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, एक वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा, बस ये फर्क है। वेरिएबल की एलिमिनेशन के लिए एक्चुअली में ये वाली सीरीज और ये वाली जो है ये ज्यादा बेटर होती है। क्लियर हुआ?